ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लिए थे। एक में हम लोग ने आर का जो एक पूरा वैल्यू दिया हुआ था इक्वेशन, उसको कहा था कि वो एक सोल्यूशन है, मतलब आर इक्वल टू समथिंग वॉज अ सोल्यूशन ऑफ कैपिटल आर इक्वेशन। और दूसरा हमने थीटा इक्वल टू समथिंग दिया हुआ था, तो हमने प्रूव किया था कि वो थीटा इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब हम लोग कुछ अलग तरीके के प्रॉब्लम्स पे जाते हैं, कुछ अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल है। वो ये कह रहा है कि अगर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम का वो है साई इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस आर बाई ए नॉट। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे भी इन लोग जो पूरा मैं जो लिखने वाला हूँ ना, ये सब आर के टर्म्स में ही है। ए नॉट रेस टू 3/2 और पाई रेस टू 1/2। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये एक्चुअल में साई नहीं है, साई का एक पार्ट है, ये आर है। बट साई भी बोल दिया तो कोई नुकसान नहीं है। बट यहां पर आप देख ही सकते हैं कि राइट साइड पे आर के अलावा कुछ है भी नहीं। देयर इज नो थीटा, देयर इज नो फाई, तो एक्चुअल में ये आर ही है। सो दिस साई इज नथिंग बट आर। समझ रहे हो? सो आर का ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन अगर ये है, ये चीज अगर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, तो प्रूव करना है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इलेक्ट्रॉन की रेडियल कोऑर्डिनेट की जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का जो रेडियल कोऑर्डिनेट है, इलेक्ट्रॉन के 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, आर है, थीटा है, फाई है। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियल कोऑर्डिनेट है, इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो ए नॉट है, जहां पे ए नॉट का मतलब है बोर्स रेडियस। और बोर्स रेडियस का क्या मतलब है आप लोग पहले से जानते हैं। हाइड्रोजन आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में बैठा रहता है, तो वो जो ग्राउंड स्टेट का डिस्टेंस है, मतलब जो ग्राउंड लेवल है, के शेल उसका जो डिस्टेंस है, या फिर आप कह सकते हैं एस ऑर्बिटल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो ए नॉट है। वो बोर रेडियस होता है, बोर रेडियस। वो लोग कह रहे हैं कि देखो ये है वेव फंक्शन, इस वेव फंक्शन से साबित करो कि जो आर है, रेडियल कोऑर्डिनेट है, उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ए नॉट है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन के मिलने का सबसे ज्यादा चांस इस दूरी पर है, और ये दूरी बोर रेडियस कहलाती है। यह है 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो बेसिकली आर जो है उसकी वैल्यू, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ए नॉट है, वो हमें साबित करना है। उसकी वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ 0.53 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन हमें ये कुछ इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको बस खाली बताना है कि आर की बेस्ट वैल्यू ए नॉट है। बेस्ट वैल्यू इन द सेंस कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस आता है, इसलिए को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहते हैं। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज रिटन एज PRDR। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये, एंड ये प्रोबेबिलिटी है, ये dr मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोबेबिलिटी बन गया। खाली इसको देखोगे तो इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, dr से मल्टीप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी बन गया ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन dr। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, it is the probability of finding electron in any region, average probability। और बेसिकली ये क्या है पता है, मतलब ये जो होता है ना इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, मतलब एक तरीके से एवरेज प्रोबेबिलिटी है ये, मान लो। और ये क्या है, जब dr से मल्टीप्लाई कर दिया तो dr में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बन गया ये, कि इतनी जगह में मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। नाउ लिसन, हमको यहाँ पे कुछ पता होना चाहिए एक बात, कि हम जब भी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं तो हमें वॉल्यूम एलिमेंट्स कंसीडर करना पड़ते हैं। लिसन, जैसे फॉर एग्जांपल साई मॉड स्क्वायर dV, उसका इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो ये dV जो है बेसिक, अच्छा यहाँ पे लिमिट्स लगाना पड़ेंगी, प्रॉपर लिमिट्स। साई 3 पार्ट में टूटेगा, आर, थीटा और फाई में। dV भी 3 पार्ट में टूटता है, इट इज r² dr
साइन थीटा, डी थीटा और डी फाई, ऐसे 3 पार्ट्स बनते हैं इसके, 3 पार्ट्स वॉल्यूम एलिमेंट के। वैसे इसके 3 पार्ट्स बनेंगे, आर, थीटा और फाई। तो आर वाला पार्ट इस आर स्क्वायर डी आर के साथ लिया जाएगा, थीटा वाला पार्ट इस साइन थीटा डी थीटा के साथ लिया जाएगा, फाई वाला पार्ट डी फाई के साथ लिया जाएगा। तो अभी हमें इतने बड़ी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। अच्छा, और बाय द वे जब हम लोग आर डी आर और आर डी आर नहीं, आर थीटा और फाई सेपरेट करेंगे तो हमें 3 इंटीग्रेशन लेना होंगे। आर का इंटीग्रेशन अलग रहेगा जिसमें लिमिट्स कुछ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, समथिंग लाइक दैट। फिर थीटा जब लेंगे तो उसका 0 से 180 है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अभी फिलहाल तो हमको आर चाहिए ना, इतना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि खाली आर का लेंगे, आर का। तो इट इज लाइक आर स्क्वायर डी आर। साई का पूरा पार्ट नहीं लेना है, साई का आर थीटा फाई नहीं लेना है, सिर्फ आर लेना है। तो आर ले लिया, अरे हाँ के ना। और डी भी पूरा नहीं लेना है, सिर्फ आर स्क्वायर डी आर लेना है, तो आर स्क्वायर डी आर ले लिया। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? इसमें 3 चीजें हैं, आर थीटा फाई, लेकिन आर ही दिया है ना यार, तो हमको आर ही निकालना है। डीवी में भी 3 चीजें हैं, आर थीटा फाई टाइप की, आर ही लेना है, ठीक है। तो हमको इसके बारे में बात करनी है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। और यहां पे ये आर की वैल्यू, ये आर है, तो ई रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट रेज टू 3/2 पाई रेज टू हाफ। ये डी आर हटा दो। अब बात सिर्फ इसकी करो। कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कब बनती है? जब उसका डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव 0 होता है। अभी आप बोलेंगे सर ये क्या किया आपने, तो समझ में ही नहीं आया। लिसन वेरी केयरफुली। फिजिक्स में अगर आपको किसी का भी मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा निकालना है तो उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव ले लो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? जो वैल्यू आप चाहते हो, इन द सेंस, फॉर एग्जांपल कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला था फोर्स का, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस दूरी पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, किस दूरी पर, तो आप इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू डी आर। अगर आप ये जानना चाहते हो कौन से चार्ज की वैल्यू पे फोर्स मैक्सिमम है, तो आप लोगे dF by dq। वैसे ही हमें ये जानना है कि कौन सी दूरी पर, किस डिस्टेंस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कौन सी दूरी पर मैक्सिमम है, यही पता करना है ना, बल्कि उसका उल्टा पता करना है। वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहां पर है मैक्सिमम, यहां पर, ये साबित करो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है यहां पर मैक्सिमम है, ये साबित करो। तो मतलब करना वही काम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करना है और वो दूरी पता करना है। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो पता है ए नॉट, और कहां पता करना है, वो दूरी क्या है। मतलब आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इसकी वैल्यू ए नॉट नहीं है, ये पूरे की वैल्यू ए नॉट है। बल्कि ऐसा कहा जाए कि ये जो डेरिवेटिव है 0 है, हमें आर ढूंढना है और वो आर एंड में ए नॉट आना चाहिए, ये हमारा मकसद है। बस इसको याद रखो। सो आई थिंक थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो हल्के फुल्के। हमें खाली ये साबित करना है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आर जब ए नॉट होगा, तो बस ये साबित करना है। इसको फाइनल ये सुन लो। अब इससे पहले जो मैंने मतलब 10 मिनट जो बातें की हैं उसको फिलहाल के लिए भूल सकते हो। खाली ये याद रखो कि इसकी वैल्यू आर इक्वल्स टू ए नॉट पे मैक्सिमम है, ये साबित करना है। बस इतना याद रख लो, ठीक है, ये याद रख लो। तो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ पे आप देखो, पहले तो कॉन्स्टेंट्स को एकदम बिल्कुल साइड में कर दो। तो dpr बाई डी आर का मतलब होता है, अच्छा बाय द वे इसका वैल्यू 0 लेना है एंड में, पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फिर 0 ले लेते हैं। सो d बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर और e रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट, और यहां पर आ जाएगा आपका ये सारे कॉन्स्टेंट्स जो भी हैं। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं 1 बाई ए नॉट रेज टू 3/2 पाई रेज टू 1/2, ठीक है। और यहां पर जो है
राइट, डी पी आर बाई डी आर, परफेक्ट। अब ये u है और ये v है, यूवी रूल। डेरिवेटिव्स में u और v चुनने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, आप किसी को भी u ले लो, किसी को भी v ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, तब आपको u v बहुत सोच समझ के चुनना पड़ता है। बताओ क्या करना पड़ता है? अरे भाई पसीना तो एकदम पानी की तरह बह रहा है। यही एक अच्छे टीचर की पहचान है। सो मेहनत का पसीना है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं? इंटीग्रेशन में बताइए कौन सा रूल रहता है जिससे पहचानते हैं u और v? इंटीग्रेशन में u और v पहचानने के लिए एक रूल है, लायेट रूल। अब इससे बहस नहीं करेंगे, बाद में आप लोग पढ़ लेना, बाद में बता भी दूंगा, सो डोंट वरी। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यहां पे u v कुछ भी चुन सकते हैं, कोई टेंशन नहीं डेरिवेटिव में। तो अब इसकी वैल्यू तो हमको 0 लेना है। 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a नॉट रेस टू, मतलब सॉरी a नॉट रेस टू 3/2 एंड पाई रेस टू 1/2। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? पहले v कांस्टेंट लेते हैं, तो v को कांस्टेंट ले लो, e रेस टू माइनस r बाई a नॉट, और u का डेरिवेटिव लो। u का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r। v को कांस्टेंट लिखो और u का डेरिवेटिव ले लो, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, प्लस u को कांस्टेंट ले लो, v का डेरिवेटिव लो, तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेस टू माइनस r बाई a नॉट अपॉन नहीं, मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई होता है 1 बाई a नॉट, माइनस 1 बाई a नॉट। बाय द वे माइनस क्यों आया? तो बता सकते हैं माइनस क्यों आया? पावर में माइनस है, करेक्ट। ये जो r है, देखो e इंडिस्ट्रक्टिबल है, e इंडिस्ट्रक्टिबल है। जब इसको आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। इसको आपने जब डेरिवेटिव लिया, ये ऐसे कैसे रह जाता है, ये ऐसे कैसा रह जाता है। लेकिन इसका जो जिसके हिसाब से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, आर के हिसाब से, जिसके हिसाब से डेरिवेटिव लिया जा रहा है आर के हिसाब से, तो आर का जो भी कोएफिशिएंट है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो माइनस ए बाई, मतलब माइनस 1 बाई a नॉट मल्टीप्लाई हो गया। अरे एक्चुअल में तो आपको चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव से सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बोल रहा हूँ, इजी वे में बोल रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करना है उसका कोएफिशिएंट, आर का कोएफिशिएंट। तो ये हो गया, बस दैट्स इट। अभी जाहिर सी बात है, ये चीज तो जीरो हो नहीं सकती। अरे इतनी बड़ी इक्वेशन का यहाँ लिखा है 0, ये तो 0 हो नहीं सकता ना। अरे भाई ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट 0 है, ये ब्रैकेट 0 है, इसका मतलब ये ब्रैकेट 0 है। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि e रेस टू माइनस r बाई a नॉट इंटू 2r माइनस r स्क्वायर e रेस टू माइनस r बाई a नॉट अपॉन a नॉट माइनस a नॉट r स्क्वायर और ये e, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। इसका ये मतलब हुआ कि बेसिकली इसको उधर लेके चले जाओ, ठीक है। e रेस टू माइनस r बाई a नॉट 2r इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई a नॉट e रेस टू माइनस r बाई a नॉट। अरे हाँ क्या ना, माइनस से उधर जाके प्लस हो गया, r और एक r कैंसिल हो गया, e रेस टू माइनस r बाई a नॉट और e रेस टू माइनस r बाई a नॉट कैंसिल हो गया। कुछ छूट गया ऐसा लगता है, ये 2 भी कैंसिल होना चाहिए था और आंसर आना चाहिए था r इज इक्वल टू a नॉट, हेंस प्रूव्ड। तो कहाँ 2 छूट गया जरा देखो, कौन सी गलती कर दी मैंने? बहुत बड़ी गलती तो नहीं करी कोई? कुछ गलती हुई है कहीं? चेक कीजिए सारे विद्यार्थीगण। हाँ, वो r है, ये ना, ये r है और r स्क्वायर लेना था, r स्क्वायर लेना था, r स्क्वायर डी आर। तो मैंने r स्क्वायर किया ही नहीं, इसको स्क्वायर ही नहीं किया। इसको स्क्वायर करेंगे, ये r स्क्वायर तो एज इट इज है, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब यहाँ पे 2 आ जाएगा, अरे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा ना, ठीक है ना। ये स्क्वायर, इसका तो कोई वैसे भी काम नहीं है, स्क्वायर। हाँ क्या ना, अकल के पुतलो, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये चीज तो 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब ब्रैकेट 0 है, यहां भी ये 2 आ जाएगा।
और यहां पर फिर नीचे 2 आएगा, देखो ना, सॉरी ऊपर 2 आएगा, ऊपर -2/a0, करेक्ट है, -2/a0। अरे हाँ ना, आर का कोएफिशिएंट क्या है, -2/a0, तो यहां पर 2 आ जाएगा, राइट, यहां पर भी 2 आ जाएगा, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब प्रूव हो गया। इज दैट राइट? समझे कि नहीं? चलिए कॉपी कर लीजिए। ओके, तो फाइनल प्रॉब्लम जो हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में से, सो बेसिकली ये है r of 1 0 is equals to 2 by a0 raised to 3/2 p raised to minus r by a0. Prove that this is normalized. Prove that this is normalized. It's a normalized function. अब नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? लिसन वेरी वेरी केयरफुली। बराबर लिखा है ना मैंने? यस, करेक्ट लिखा है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है जब हमने साई लिया, कोई भी साई लिया, उसका स्क्वायर डीवी किया। अच्छा, ये सादा स्क्वायर नहीं है, ये मालूम है ना कैसा रहता है? ये साई स्टार साई रहते हैं। साई स्टार साई को ही हम लोग मॉड साई स्क्वायर बोलते हैं। दिस गाय is a complex conjugate of this wave function. This guy is a complex conjugate of this wave function. और ये इसका complex conjugate है। ज़्यादा सोचने का नहीं, एकदम सिंपल। अगर ये e raised to i थीटा है तो ये रहेगा e raised to माइनस आई थीटा। जहाँ जहाँ i होगा ना वहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस इतना ही फर्क रहता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो साई स्क्वायर डीवी, ठीक है, साई स्क्वायर डीवी, इसकी वैल्यू 1 होना चाहिए व्हेन यू पुट ऑल द इंटीग्रेशंस इन प्रॉपर लिमिट्स। आर की लिमिट्स, उसके बाद में थीटा की लिमिट्स, उसके बाद में फाई की लिमिट्स, फाई आर थीटा फाई की लिमिट्स डाल के जब ये इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जाए तो वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाती है तो उसे कहते हैं कि हम फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। लेकिन लिसन वेरी केयरफुली, इसको पूरा नॉर्मलाइज होने के लिए ये जरूरी है कि इसके हर इंडिपेंडेंट पार्ट को नॉर्मलाइज होना चाहिए। हर इंडिपेंडेंट पार्ट को नॉर्मलाइज होना चाहिए। आर स्क्वायर डी आर, ये नॉर्मलाइज होना चाहिए। मतलब दिस शुड बी 1 इंडिविजुअली, दैट शुड बी 1, दिस शुड बी 1 एंड दिस गाय शुड ऑल्सो बी 1। ये भी 1 होना चाहिए। डी फाई है और एक फाई है, फाई का स्क्वायर है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला। ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ ये दिया हुआ है, तो हमको साबित करना है कि जब इसका हम स्क्वायर करके लिमिट्स लगा के इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 आएगा। बस इतना ही करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लेट्स डू दैट, ठीक है। लिमिट्स तो सही लिखी है ना मैंने? लिमिट्स आर की मैंने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्यों लिखी है? गलत लिखी है। आर की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं है, आर की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। मैं गलत बोल रहा था, गलत लिख रहा था, बट मुझे भी याद आया। आप क्या करते हो, कोई भी स्फीयर लेते हो, सिस्टम बनाते हो, एक सिस्टम बना दिया, ये ओरिजिन ले लिया, आर यहाँ ओरिजिन से मैच किया जाता है, तो 0 से इन्फिनिटी आर कितना भी लंबा खींच के ले जाओ, ठीक है। वो थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एनीवे, सो लिमिट्स हैं 0 से इन्फिनिटी। जिस हिसाब से भी मुझे पसीना निकल रहा है, मेरे ऊपर एक फ्लूइड डायनामिक्स की किताब लिखी जा सकती है। गॉड डैम इट, ओह माय गॉड, बड़ी खतरनाक हालत हो रही है। हो सकता है इसी वजह से मैं पतला भी हो जाऊं 2-4 महीने में। सो ध्यान दीजिए, तो अच्छी बात है। सो सभी लोग ध्यान दीजिए, लेट्स सॉल्व दिस। सो 0 से, सॉरी माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है गलती से, 0 से इन्फिनिटी आर स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है ना, और फिर आर स्क्वायर डी आर। दिस शुड बी 1, राइट? दिस शुड बी 1, दिस इज नॉट 1, दिस शुड बी 1। वी हैव टू सॉल्व दिस, इट शुड बी 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सॉल्व करने पर ये 1 आना चाहिए, प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है। अकल के बुद्धि, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो?
प्रूव करना है कि ये 1 है। अब यहां हम लोग लगाएंगे लाइट रूल। क्यों? क्योंकि ये u इंटू वी है, इंटीग्रेशन है भाई, इंटीग्रेशन का यूवी रूल लगाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन है ना। सो लिसन, ये चीज तो बाहर आ जाएगी, 1 बाई ए नॉट रेस टू, एक सेकंड, डिड आई कमिट सम मिस्टेक किया, इसका स्क्वायर नहीं किया ना मैंने? हाँ अब सही है, अब स्क्वायर हुआ है, तो ए नॉट रेस टू 3 हो जाएगा, बराबर है। कुछ कहना चाहते हैं आप मिस इकरा? कहीं पे मैंने कोई त्रुटि कर दी, कोई गलती? नहीं, बराबर तो दिख रहा है सब। ये 2 भी बाहर है, 2 स्क्वायर भी बाहर है, 4 हो जाएगा। क्या गलती, कुछ गलती होती है? आप लोग के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? बराबर ही कर रहा हूं ना भाई, सही है ना। 0 से इंफिनिटी आर स्क्वायर ई रेस टू माइनस 2 आर बाई ए नॉट डी आर, यही है ना। अच्छा हाँ, आई थिंक आप लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि इसका तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट एक इंटीग्रेशन अवेलेबल है, मतलब यूवी रूल करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली अवेलेबल है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ये एक सेकंड, मेरे पास इसका लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई देखना तो। हाँ ये देखो, इंटीग्रेशन याद रख लो हमेशा हमेशा के लिए, तो सभी को काम आएगा। 0 से इंफिनिटी एक्स रेस टू एन ई रेस टू माइनस ए एक्स डी एक्स, अगर ऐसा शेप का कुछ रहा, 0 से इंफिनिटी एक्स रेस टू एन ई रेस टू माइनस ए एक्स डी एक्स, तो इसका आता है n फैक्टोरियल अपॉन ए रेस टू एन प्लस 1, इसका ये आंसर होता है। ठीक है, समझेगे नहीं? तो अगर मैं इस चीज को इससे कंपेयर करूंगा तो मेरा n कितना है? n 2 है, n की वैल्यू 2 है, r मेरा x है, r मेरा x है, तो माइनस माइनस दिख रहा है, x और r दिख रहा है, तो 2 बाई ए नॉट ए है, a की वैल्यू 2 बाई ए नॉट है, a की वैल्यू 2 बाई ए नॉट है। सो देयरफॉर इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा? इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा? 4 बाई ए नॉट क्यूब, यहां पे आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? एन, अरे इसके बदले ये पूरा करना है हमको सॉल्व, एन फैक्टोरियल आएगा, तो मतलब यानी कि क्या आ जाएगा? एन फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। हाँ क्या ना, सही लिख रहा हूं कि नहीं? करेक्ट, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ए कितना है? ए है 2 बाई ए नॉट रेस टू एन प्लस 1, और एन कितना है मेरा? 2 है। करेक्ट, ये बन जाएगा आपका 4 बाई ए नॉट क्यूब, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही आएगा, और ये 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया, क्यूब हो गया। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, और यहाँ पे ए नॉट क्यूब नीचे, ए नॉट क्यूब कैंसिल, 8 कैंसिल, आंसर इज 1। हेंस प्रूव्ड कि दिस वे फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। लेकिन इसके लिए यहाँ पे आपकी मेहनत इसलिए बच गई क्योंकि हमें ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है, वरना ये बहुत लॉन्ग इंटीग्रेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यूवी रूल लगाएंगे, लाइएट रूल लगाएंगे। व्हाट इज लाइएट बाय द वे? लॉगरिथम, इनवर्स फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्राइक मतलब ये जो आर वार दिख रहा है ना, सिंपल आर जो दिख रहा है वो अलजेब्राइक है, और ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, अरे ई दिख रहा है ना, वो एक्सपोनेंशियल है। तो u ये रहेगा, v ये रहेगा। अगर कोई और 2 फंक्शंस हैं तो ये u रहेगा, ये v रहेगा। हमेशा याद रखना, ये u ये v, ये u ये v, ये u ये v, ऐसा रहेगा सीक्वेंस। हाँ है ना। तो लाइएट रूल, वैसे कोई लोग इसको है ना आइलेट रूल भी फॉलो करते हैं, और ये दोनों में काम कर जाता है, दोनों भी रूल खाली एल और आई में इंटरचेंज करते हैं। अगर ये 2 चीज प्रेजेंट है तो ऐसा देखा गया कि काम कर जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ऐसे वाले 3 बहुत खूबसूरत इंटीग्रेशंस मेरे पास हैं, मैं उसको बाद में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। एक तो ये है, और ऐसे ही 2 और इंटीग्रेशंस है जो बहुत लंबी चीजों के लिए है। ठीक है, तो विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइन, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। द चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी, नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टडी करने वाले हैं चौथा क्वांटम नंबर, जो कि है स्पिन से रिलेटेड, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। याद आ रहा है, मैंने कहा था 3 क्वांटम नंबर इस चैप्टर में हो गए, चौथा वाला क्वांटम नंबर अगले चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन स्पिन